और देखिए, भिवाड़ी विकसित औद्योगिक केंद्र के रूप में हो रहा है, लेकिन इसके सामने अपनी तमाम चुनौतियां भी हैं। और जब हम अच्छा काम करते हैं तो चुनौतियां भी तमाम होती हैं, उम्मीदें भी बहुत हैं। सरकार से क्या भिवाड़ी की उम्मीदें हैं, आज इन्हीं मुद्दों को लेकर अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। परिचय मेरी सहयोगी ने करा दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं परिचय कराना चाहूँगी। जसवीर चौधरी जी, अध्यक्ष भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। प्रवीण लामा जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष है खुशखेड़ा कारोली एसोसिएशन, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जैन नाहटा जी, अध्यक्ष हैं अभिनव ग्रुप के, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जसवीर जी, सबसे पहले आपसे सवाल। भिवाड़ी क्योंकि एनसीआर का प्रमुख औद्योगिक हब माना जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है फिर भी बावजूद इसके यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं जैसे कि सड़क, पानी, सीवर की कमी नज़र आती है। ऐसा क्यों, क्या कारण आप समझते हैं इसका? मैं पहले तो आज के कार्यक्रम जो आप लोगों ने हमारी भिवाड़ी के अंदर राजस्थान सरकार को लेकर, जो हमारी राजस्थान सरकार के नुमाइंदे हमारे बीच में हैं, मैं सबका साधुवाद देना चाहता हूं कि आज हमारी समस्याएं सुनने के लिए और रूबरू होने के लिए आपके चैनल ने जो ये सराहनीय कदम किया है, इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए, करीबन 50 साल भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र को बसे हुए आज आपके सामने हैं। बुनियादी ढांचे के हिसाब से पिछले 50 वर्ष में जो सरकार ने यहाँ से आज भी आपका जीएसटी करीबन 8,000 करोड़ जीएसटी सीजीएसटी मिला के गया है, और पिछले 4 महीने में हमारे साथ इतनी समस्याएं मुंह पाए खड़ी रही हैं। ज़्यादातर तो हम पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ तंग किया है, नाम के ऊपर तो कोई सुविधा है नहीं। 50 साल से शायद हमारे एमएलए साहब को भी पता है, इस पानी की समस्याएं, पिछले हरियाणा और राजस्थान की सीमा का विवाद, ये समस्याएं हमें बरसात के टाइम में एक नाव लेके ट्रॉलियों में भर के आदमियों को इधर से उधर करना पड़ता है। आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं हो पाया। दूसरा, एनसीआर, जब हमारे यहाँ एनसीआर क्षेत्र घोषित किया गया था तो हमें ये लगता था कि शायद हमारा अब भिवाड़ी क्षेत्र बहुत ऊंची तरक्की करेगा, परंतु उस एनसीआर क्षेत्र की वजह से करीबन 4 महीने तो ग्रैप की वजह से हमें मार झेलनी पड़ती है, न हमारे उद्योग चलते हैं। और उसके अंदर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने तो इतनी अति की है, मैं मंत्री साहब से आगाह सुनाना चाहता हूं कि पिछले इस 4 महीने में 400 कनेक्शन के कंसर्न टू ऑपरेट कैंसिल किए गए। उनसे कम भी हमारा 3,000 का जीएसटी रेवेन्यू और सरकार को मिलता, जहां वो 8,000 का करोड़ का था, हम 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू सरकार को देते। परंतु पता नहीं हमारी कहाँ कमी हुई कि पहले तो ये क्षेत्र बसाया गया, उस हिसाब से ये कोई इस तरह की हमारे पर लागू नहीं थी, परंतु एनसीआर में होने के कारण न तो यहाँ रोडों की सुविधा है, आप आए हैं, आप सारे क्षेत्र में घूम के जाइए, न पानी निकासी की कोई समस्याएं हैं। अगर रिको के आगे हम अपनी समस्या रखते हैं तो रिको का ये कहना होता है कि हमारा सर्विस सिर्फ नाले का था, न सीवरेज लाइन डालने का राजस्थान में कहीं नहीं है, जबकि एनसीआर में होने के नाते ये सारी सुविधाएं हमें सुचारू रूप से होनी चाहिए थी। दूसरा, हमारा एक पुलिस प्रशासन तो आज हमारे एक दूसरी ये युद्ध की जो आपका ईरान का और आपका अमेरिका हुआ, उससे काफ़ी हमारी मार, हमारे रॉ मटेरियल जो 30 मार्च तक जाने थे वो डंप हुए पड़े हैं, जिससे भी हमारा जीएसटी का काफ़ी नुकसान हुआ, सरकार को नहीं मिली। तीसरा, न लाइट की कोई सुचारू व्यवस्था है। जो उद्योग चलाने के लिए मोटी मोटी समस्याएं हैं, आपको लाइट चाहिए, पानी की समस्या चाहिए, रोडों का सौंदर्यीकरण चाहिए, तो उन चीज़ों में हमारे भिवाड़ी में आप देखेंगे एक भी नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पहले तो हमारा औद्योगिक क्षेत्र एनसीआर के दिल्ली गुड़गांव के नज़दीक लगता है। आज समस्या पोल्यूशन की हमारे एनसीआर में आपका मानेसर भी है, दारूएड़ा भी है, बावड़ भी है, वहाँ इतनी सख्तियाँ नहीं हैं जो यहाँ छोटी छोटी सख्तियाँ, छोटे छोटे नए कानून निकाल के शायद पता नहीं हमारे यहाँ इसको बंद करने के लिए ये किया जा रहा है, या कोई और मंशा है, ये सरकार बताए या अफसरों से पूछ कर बताया जाए। आखिर हमारे इस टाइम में 6,000 उद्योगों में से 2,000 उद्योग बंद हैं।
अब हमारे सामने एक मुंह बाए खड़ी है समस्या लेबर की। आज आपने भी सुना होगा पेपर के माध्यम से, हर रोज़ 5 फैक्ट्रियों के आगे हाय तौबा मस्ती है, जबकि हम सरकार को आगाह कर चुके हैं कि हरियाणा की तर्ज पर, यूपी की तर्ज पर जो भी आप जल्दी से जल्दी इसका फैसला लें, ताकि हमारे उद्योगों के सामने इस लेबर की समस्या जो रोज़ धरना प्रदर्शन किया जाता है वो बंद हो। आज भी हम एडीएम साहब से मिले थे डेलीगेशन के रूप में 5-6 आदमी, उनसे भी हमने कहा था आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी सरकार तक हमारी ये समस्याओं के बारे में अवगत कराएं, ताकि हम इस समस्या से निजात पा सकें। अगर ये ज़्यादा जल्दी इसका सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो ये एक बड़ा विकराल रूप लेगा और हमारे उद्योग जो हैं वो इसका सफ़र करेंगे और हो सकता है उद्योग बंद भी करने पड़ जाएं। तो मैं सरकार से यही करता हूँ, हमारी मोटी मोटी एक बिजली की समस्या है, एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट की ग्रेप के टाइम होता तो दिल्ली में और मार पड़ती है हमारे, जबकि हमारा पोल्यूशन दिल्ली की तरफ नहीं जाता, जबकि दिल्ली मानेसर का भी जाता होगा, हमारे से तो आगे मानेसर है, मानेसर पर इतनी सख्तियाँ नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। उसमें हमें तो नुकसान है ही है, परंतु सरकार को भी बहुत बड़ा मोटा नुकसान है कि उसमें हमारा जो सरकार का रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो जहाँ तक हम सोच पाते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। हम सरकार को रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं और उद्योग भी आने के लिए तैयार हैं। आज आप देखिए रिक्को के भी अधिकारी बैठे होंगे, शायद पिछले 3 महीने के अंदर ऑक्शन में कोई यहाँ खरीदार नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया, उसमें हम शायद हमारी कमियां हैं। जबकि आपके हरियाणा में बावड़ में, आपके मानेसर में 1-1 लाख रुपए मीटर के भाव हैं, हमारा 25-30 का भाव है, उसमें भी लोग आते हैं यहाँ सुख चाहते हैं। क्यों नहीं आ पा रहे, ये सरकार को सोचने की बात है। हमारे गृह राज्य मंत्री हमारे साथ हैं, मोटा महकमा इन्हीं के पास है, ये इन पर संज्ञान लें, अफसरों की बुलाकर मीटिंग करें और जो हमारी समस्याएं हैं जैसे पानी की है, बिजली की है, रोडों की है, लाइट की है, मोटी समस्याएं यही होती हैं औद्योगिक क्षेत्र चलाने में, इनका संज्ञान लेते हुए अफसरों की मीटिंग करते हुए हमें इनसे उबारने की कोशिश करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी समस्याएं चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जी राजस्थान का मंच सीधे आपकी समस्या मंत्री तक पहुंचा रहे। मंत्री जी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। सर, संज्ञान में आपके मामला आ गया है, उम्मीद है जसवीर चौधरी जी को कि उनकी समस्या का जल्द समाधान होगा। अगला सवाल मेरा प्रवीण जी आपसे रहेगा, क्योंकि हाल ही में हमने वेतन बढ़ोतरी को लेकर श्रमिकों का आंदोलन भी देखा, तो इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? क्या महंगाई की मार है या फिर नीतियों में कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से श्रमिकों को आंदोलनरत होना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं बाबा मोहन राम की इस तपोभूमि को नमन करता हूं। साथ में जी न्यूज़ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि जवाहर सिंह बेडम जी, गृह राज्य मंत्री गौतम जी, सहकारिता मंत्री और हमारे भिवाड़ी के जो औद्योगिक क्षेत्र से आए हुए सभी लोग, हम सभी का BIA परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज जी न्यूज़ ने जो एक मंच दिया है हमें, जिसमें हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे। जो भिवाड़ी के अंदर जिस तरह की जो पिछले दिनों जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए अपनी समस्याओं को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। भिवाड़ी 1975 के अंदर भिवाड़ी का गठन किया गया था और तब से लेके अब तक करीब करीब भिवाड़ी के अंदर आज की तारीख में 7000 उद्योग हैं और राजस्थान के मानचित्र में इसको एक सिंह द्वार के रूप में देखा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं की, शायद कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि सरकार का फोकस इन चीज़ों पे नहीं है। इतना रेवेन्यू देने के बाद भी आज करीब करीब भिवाड़ी से 18,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, चाहे वो हम GST की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे हम PF की बात करें, चाहे और अदर सोर्सेज से जो ये रेवेन्यू जाता है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहाँ तक आती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को केवल 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ उसका बैकबोन है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हर हफ्ते मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन तो बिल्कुल पूरे का पूरा एरिया बंद कर दिया जाता है मेंटेनेंस के नाम पे कि भैया हमारी लाइनों में दिक्कत है, हम आपको 24 घंटे के लिए लाइट नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा जो छोटी छोटी ट्रिपिंग होती हैं वो और भी होती हैं, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे नज़दीकी निमराना औद्योगिक क्षेत्र है जिसके अंदर जापानी जोन है, उनको 24 आवर्स बिजली उपलब्ध है। भाई भिवाड़ी के साथ हमारे साथ ऐसा दुभात क्यों किया जा रहा है? हम इलेक्ट्रिसिटी पूरी क्यों नहीं दी जा रही? 2021 से जो सबसे पहले जब कोविड के बाद
उस समय तक समस्याएं बहुत हुई थी, कोविड के बाद उभरने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय सरकार ने एक पोल्यूशन के नाम पे जितने भी हमारी 430 या 440 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो भी हम दूसरे अदर सोर्सेज फ्यूल यूज़ करते थे उनको बंद कर दिया गया कि भाई पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको ग्रीन फ्यूल पे कन्वर्ट होना है। हमने ग्रीन फ्यूल पे हम लोग चले गए। उसके बाद 2 साल के बाद फिर एक ऑर्डर पारित होता है कि भैया आपको सारे जनरेटर चेंज करने हैं, जनरेटरों से पोल्यूशन हो रहा है। उसके अंदर फिर हमने जनरेटरों के ऊपर सारे के सारे 2 साल हमें लगा, हमने 2 साल के बाद फिर उसके बाद आगे बढ़े। अब हमारे सामने जो ये ओसीएम की समस्या है अब वो आके खड़ी हो गई। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिछले 6 सालों के अंदर कम से कम इंडस्ट्रीज़ का 2000 करोड़ रुपया केवल इन साधनों के ऊपर लगा दिया गया। भाई हमें सरकार से हम ये उम्मीद तो करते हैं कि भाई आज हमारे औद्योगिक क्षेत्रों की जो स्थिति है वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। आज बहुत ही दयनीय हालात में उद्योग हमारे चल रहे हैं, जिनके पास आज जो लेबर की भी समस्या अब आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि हमारा हरियाणा जो है वो एड जॉइनिंग लगता हुआ है और हरियाणा का हमेशा से जो पे स्केल रहा है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के मुकाबले ज़्यादा रहा है। क्योंकि हम भी समझते हैं कि राजस्थान सरकार केवल भिवाड़ी को देख के पे स्केल के बारे में बातें नहीं करती, क्योंकि उनको पूरा राजस्थान का एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी, उसके हिसाब से पे स्केल डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन आज की जो स्थिति भिवाड़ी की बन रही है वो बहुत ही भयानक रूप लेने जा रही है। इंडस्ट्रीज़ का चलाना भिवाड़ी के अंदर आसान काम नहीं रहेगा। आने वाले समय में जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं, हम हमारे मंत्री जी के मार्फत हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया करके भिवाड़ी को एक बार आप इसको रिस्ट्रक्चरिंग कराई जाए, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्ट्रक्चरिंग कराई जाए, इंडस्ट्रीज़ के उद्योगपतियों के साथ बैठा जाए। आज हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं संजय शर्मा जी, आज तक उन्होंने एक भी मीटिंग हमारे किसी उद्योगपति एसोसिएशंस के साथ नहीं ली। भाई उनका एरिया है, उनका फ़र्ज बनता है, उनका दायित्व बनता है, उनको यहाँ आना चाहिए था, हम लोगों के साथ बैठे। हमारे उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, आज हम रेवेन्यू के नाम पे बात करते हैं कि हम इतना रेवेन्यू सरकार को दे रहे हैं, तो क्या ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कम से कम हमारे साथ बैठें, हमारी समस्याओं पे बात करें, चर्चा करें। केवल रेवेन्यू भिवाड़ी को केवल एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के रूप में देखा जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ जयपुर के अंदर शायद जितने भी अधिकारी यहाँ से वहाँ गए हैं, कोई भी भिवाड़ी की बात नहीं करता। वो केवल ये कहते हैं रेवेन्यू कितना आ रहा है, हर साल टारगेट बढ़ा दिए जाते हैं कि भाई आज इतना रेवेन्यू आना, अगले साल इतना रेवेन्यू होना चाहिए, उससे अगले साल इतना रेवेन्यू होना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली कहाँ से रेवेन्यू वो करेंगी जब तक उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, उनको चलाने की पूरी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि थोड़ा सा इस पे विचार किया जाए और इस स्थिति को देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल प्रवीण जी, वो देखिए कहते ही है ना कि संवाद से ही समस्या का समाधान होता है, और यहाँ पर जब आपने समस्याएं गिनाई हैं तो हम उम्मीद करते हैं इन समस्याओं का जल्दी समाधान भी होगा। प्रदीप जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। जसवीर जी और प्रवीण जी ने बहुत सारी कमियां भी बताई हैं, समस्याएं भी बताई हैं और साथ ही साथ चुनौतियां भी बताई हैं, लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ क्या भिवाड़ी में असामाजिक गतिविधियों का उद्योगों और निवेश पर असर पड़ा है क्या, या असर पड़ रहा है? हेलो, माइक ऑन है सर, माइक ऑन। आज सबसे पहले मैं जी राजस्थान की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा मंच दिया जो हम अपनी समस्या, हमारे अतिथि जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, आप दोनों मंत्री यहाँ भिवाड़ी पधारे, आपका भी स्वागत है। और हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से और भिवाड़ी वासी होने के नाते आपके सामने भिवाड़ी की समस्याओं का पक्ष भी रखेंगे और जो भिवाड़ी में काम हुए हैं उनको भी बताएंगे कि ऐसा सरकार ने हमारे साथ किया। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप बता रहे थे कि भिवाड़ी में असामाजिक गतिविधि का निवेश पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो ये सच है कि जहाँ भी राजस्थान का इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो राजस्थान के साथ साथ विश्व पटल पर भी है, रोजगार के माध्यम से, रेवेन्यू के माध्यम से इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ बना, तो उसके बाद कुछ कमी जो हमारे लांबा साहब ने, जसवीर जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी बात आपको बताई है। पर एक बात जो आपने मेरे से पूछी है असामाजिक तत्व की, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी निवेश बढ़ता है तो लोग जब यहाँ बाहर से, पूरे हिंदुस्तान के, मिनी भारत के नाम से भिवाड़ी को जाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ निवास करते हैं। और जब भिवाड़ी में औद्योगिकरण बढ़ रहा है तो जनसंख्या भी बढ़ रही है
और जनसंख्या जब बढ़ती है तो कुछ लोग, अपवादी लोग यहाँ पे किसी भी रूप में निवास करने लग जाते हैं। और ये सच है कि भिवाड़ी का अगर इस तरह की गतिविधि पर अभी से हम लोगों ने कमांड नहीं लगाई, रोक नहीं लगाई, सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया, तो ये धीरे 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 एक विनाश की तरफ भिवाड़ी चला जाएगा। इसका एक बेहतर उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे टपुगड़ा में होंडा कार के नाम से कंपनी है जो नोएडा से उठ के आई है। तो वो जब भिवाड़ी या राजस्थान की तरफ उसने जब रुख किया तो उसको ऐसा लगा, या उनकी मैनेजमेंट ने स्टडीज करी कि भिवाड़ी और राजस्थान में इस तरह की गतिविधियां, असामाजिक तत्व जो वहां पार्टिसिपेट करते थे या डिस्टर्ब करते थे, वो सब भिवाड़ी में या राजस्थान में ऐसा नहीं होता। और ये सच है। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज में ट्रेड यूनियन आज तक नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट यूनियन है ना ट्रेड यूनियन है। तो उन सबको देखते हुए उन्होंने भिवाड़ी की तरफ रुख किया। लेकिन अब धीरे 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 कुछ समस्याएं इंडस्ट्रीज में उत्पन्न होने लगी। और ये सच है कि निवेश तभी आएगा जब यहाँ पे शांति कायम होगी, एक अच्छा माहौल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे पुलिस प्रशासन का एक अहम रोल माना जाता है, क्योंकि लगातार हम लोग, हमारे जो जिला के एसपी हैं, हम उनसे टच में रहते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि यहाँ पे भिवाड़ी में उद्योगों के साथ वो लगातार हमसे संवाद करते रहें। क्योंकि इसमें कुछ उदाहरण और भी देना चाहता हूं मैं इसके साथ आपके, कि इंडस्ट्रीज में होता क्या है कि जनरली शिफ्ट में लेडीज भी काम करती है, विमेन तो वो भी काम करती है। शाम को जब शिफ्ट से घर जाती हैं तो कुछ समस्याएं ऐसी बताई जाती हैं कि उनको रास्ते में रोक लिया जाता है या अपशब्द बोले जाते हैं। तो उसके लिए हमने लगातार प्रशासन को जागरूक किया, और इसमें कोई कताई नहीं है कि मैं प्रशासन का फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इस पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उस समय उठाए, लेकिन उस समय उठाए फिर बाद में फिर कोलैप्स हो गया। तो ये कंटिन्यूटी एक बनी रहनी चाहिए प्रशासन की भी, पुलिस की भी, कि उस मामले में अपन कंटिन्यू इंडस्ट्रीज के साथ वार्तालाप भी करते रहें, इंडस्ट्रीज की समस्याओं को जानते भी रहें। और जो गश्त कर सकती है पुलिस मेनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिफ्ट, जब शिफ्ट छूटती है, शिफ्ट स्टार्ट होती है, तो उस समय मेन फोकस होना चाहिए प्रशासन का और पुलिस का कि वो रोड पे एक गश्त रखे, और ताकि यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रहे। इसके लिए मैं अपनी तरफ से 2-3 सुझाव रखना चाहता हूं कि भिवाड़ी औद्योगिक दृष्टि के रूप से सबसे बड़ा रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा दे रहा है, और समस्याएं लगातार बढ़ रही है। तो उसमें पुलिस को भी, प्रशासन को भी, हमारे आज हमें मौका मिला है कि गृह राज्य मंत्री हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं ये कहना, आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूं कि भिवाड़ी में एक स्पेशल टीम का गठन किया जाए जो इंडस्ट्रीज को डील करे, इंडस्ट्रीज की समस्याओं को सुने और इंडस्ट्री की समस्याओं को सुन के उनको निस्तारण करे। दूसरा, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेवलप किया जाए कैमरे का, जो पूरे भिवाड़ी को एकत्रित वहां से मॉनिटर किया जाए। उससे करने से, जैसे पहले भी सुना था हमने भिवाड़ी में, भिवाड़ी के निवासी होने के नाते, कि यहाँ अभय कमांड का एसपी ऑफिस में चल रहा है, लेकिन उसको पूरे को भिवाड़ी के सराउंडिंग, क्योंकि हरियाणा से जुड़ी हुई है, क्राइम हमेशा हरियाणा से ही होता है, तो हम जो एग्जिट और एंट्री पोल जो हमारे रोड्स हैं उन पे हम कैमरे लगाएं और हमारा प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदगी वहां मौजूद करें, और वहां से पूरा कंट्रोलिंग करके भिवाड़ी को इन अपवादों से बचाएं। क्योंकि अगर हम लोग इनको नहीं बचा पाए तो भिवाड़ी, फरीदाबाद भी एक समय का इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा होता था, वो धीरे 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 कोलैप्स हो गया। तो मैं माननीय मंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की मुस्तैदगी और प्रशासन की मुस्तैदगी हमें बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू जो राजस्थान सरकार की जेब को मजबूती दे रहा है, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स ना हो जाए, ऐसा हमें डर है। मेरा तो ये सुझाव है। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने प्रदीप जी कही है। पहली बात तो ये है कि आपने कमियां भी बताई है, और दूसरी बात ये है कि पुलिस का साथ मिल रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने सुझाव दिए और फीडबैक दिए, क्योंकि जब सरकार को सुझाव और फीडबैक मिलते हैं तो बल भी मिलता है
कार्य को। तो उम्मीद यही है कि आपने जब सरकार के समक्ष ये समस्याएं रख दी हैं तो जल्दी इसका समस्या का समाधान भी होगा। अब मैं अमित जैन जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि सरकार की ओर से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां भी बनाई गई हैं, खास तौर पर एमएसएमई को बूस्ट देने का प्रयास भी किया गया है। लेकिन क्या वाकई में हर क्षेत्र तक, छोटे और मध्यम उद्योगों तक फ़ायदा इसका पहुँच रहा है? क्या इसमें भी चुनौतियाँ हैं, कमियाँ हैं? पहले तो जी न्यूज़ की टीम, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आए हुए मंत्रीगण, उनका बाबा मोहन राम की धरा पे बहुत बहुत स्वागत। यहाँ आए हुए सारे इंडस्ट्री के लोग भी हैं और बाहर के लोग भी हैं, शिक्षकगण भी हैं, उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, सारी बातें का बिंदु एक ही आता है कि इंडस्ट्रियों को सुविधा सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन वो सुविधा कहाँ तक पहुँच रही है। अब सर, आपने जो कहा एमएसएमई को, छोटी उद्योगों को सरकार सुविधा बहुत सारी दे रही है, रिप्स के माध्यम से, रिप्स 2024 के माध्यम से काफ़ी है, एक्सपोर्ट में भी है, आप देखो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी है, जीएसटी में भी है। लेकिन सारी की सारी बिंदुएं वहीं आती है कि हम उसको लागू कितनी फास्ट कर रहे हैं और उसकी जो क्षमता है उसको इम्प्लीमेंट कितना फास्ट कर रहे हैं। आज इंडस्ट्री मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़े उद्योग भी यहाँ पे है और छोटे एमएसएमई उद्योग भी यहाँ पे है, और वो हर पहलू में सरकार का साथ देते हैं। सरकार को रेवेन्यू, आप सबने ही अभी सबने ही कहा, राजस्थान में नंबर 1 भिवाड़ी देती है, लेकिन भिवाड़ी को क्या मिलता है? भिवाड़ी को कुछ नहीं मिलता। भिवाड़ी एक, कहते हैं ना, सौतेला पुत्र है जो राजस्थान का, उससे सौतेला व्यवहार करा जाता है। सरकार नीतियाँ बहुत बना रही है, इम्प्लीमेंट भी हो रही है, लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन में टाइम और उसको फुलफिल करने में बहुत टाइम लगता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कारण क्या है? हमें मांग बहुत है हमारी सरकार से, लेकिन उस मांग का उदाहरण क्या है? आज हम मांग तो रख रहे हैं कि हमें पुलिस चाहिए, मुस्तैदी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जाके अंदर देखो, आप पुलिस के अंदर जाओगे तो हर थाने आपके आदमियों माने कमी की वजह से सारी दिक्कतें ये है। सबसे पहले तो प्रयास, जितने थाने हैं, जितने यहाँ की पॉपुलेशन है, ये एक मिनी इंडिया है। जितनी पॉपुलेशन यहाँ पे है उतनी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास थानों में संख्या होनी चाहिए, हमारे पास बल होना चाहिए। तो आप देखिए सारी चीज़ें सारी ख़त्म। आज अपने हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि बहुत सारे बदमाशियाँ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आज सपोज करो कोई एक्टिविटी है तो पुलिस प्रशासन सारी उधर लग जाती है, और चोर हमारे से 2 कदम आगे चलते हैं, बदमाश हमारे से 2 कदम आगे चलते हैं। उनको पता है आज पुलिस प्रशासन कम है, तो अपना घटना जो करेंगे हमें पकड़ में नहीं आएगी। तो हमें ये चाहिए देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि सबसे पहले हमें हमारे आदमियों की जो संख्या है, जो हमें चाहिए उतने आदमी हमारे पास पर्याप्त होने चाहिए, क्योंकि राजस्थान इतना रेवेन्यू देता है तो इतनी डिमांड तो राजस्थान भिवाड़ी कर सकता है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, आपने कहा एमएसएमईओ की। एमएसएमई में बहुत से ऐसे पॉइंट्स है जो सरकार हमारी इंडस्ट्रियों को दे रही है, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा कि पहली बात है कि सिंगल विंडो भी सरकार ने रखी है, एक आई स्टार्ट ऐप बोल के ऐप है, लेकिन कितनी कारगर है वो ऐप? आज हम एमएसएमई के अंदर डीआईसी के थ्रू फाइल लगाते हैं तो उस फाइल को पास होने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीना 3 महीना लग जाता है। कारण क्या है कि कभी कलेक्टर साहब एवल्यू कलेक्टर की मीटिंग में वो सारा होता है। आज अगर यहाँ पे आचार संहिता लग गई, 4 महीना तक वो फाइल वहाँ से हिलेगी नहीं। तो ये सरकार को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हो जाता है, आज मैं कैपिटल सब्सिडी की बात करता हूँ या जीएसटी की सब्सिडी की बात करता हूँ, 75% सब्सिडी दे रही है 10 साल के लिए सरकार, लेकिन आज हम सब्सिडी अप्लाई करते हैं तो वो आती कितनी देर में है? आप सबसे बड़ी बात देखो, सरकार दे तो रही है लेकिन दे रही है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसे आदमी आपके पास अपॉइंट होने चाहिए कि आपकी सब्सिडी लग गई, आपकी सब्सिडी यहाँ से ओके होके चली गई, ट्रेजरी में चली गई तो ट्रेजरी से तुरंत उसका निस्तारण होना चाहिए। नहीं तो आप अगर कोई भी इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए, सब्सिडी का मैटर मेरे हिसाब से 1.5 से 2 साल के अंदर सब्सिडी वापस आती है। उसमें भी कई प्रयास करने पड़ते हैं तब जाके सब्सिडी आती है। सरकार का रुख बहुत शानदार है, बहुत चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है SC ST के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए MSME में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के अंदर में वही दिक्कत आती है क्योंकि हमारे पास
मैन पावर की संशोधन है यहाँ पे। हम जब भी जाते हैं तो ये होता है कि जी कल आएंगे, परसों आएंगे, आज यहाँ गए हुए हैं, एक एक जगह एक एक जो अधिकारी है उनको 2-2 जगह का इंचार्ज है। आप जीएसटी देख लीजिए, आप कहीं भी पुलिस थाना देख लीजिए, डीआईसी देख लीजिए, कोई भी विभाग देख लीजिए, रिको देख लीजिए, हर जगह मैन पावर की कमी है। तो सबसे पहला काम हमारे को, अगर मैन पावर पूरा हो जाए तो मैं ये कह रहा हूँ आधी समस्या दूर हो जाएगी। और तीसरी एमएसएमई जब ही आपके यहाँ आएगी जब आपके यहाँ पे डेवलपमेंट दिखेगा। आज हमारे यहाँ पानी भरा पड़ा है, कहीं भी जाए, यहाँ 2 से 3 साल हो गए, उस पानी का निस्तारण नहीं हो रहा है। ठीक है, एसटीपी बन रही है, यहाँ से पानी जाएगा, ये जाएगा, सब पेपर में हो रहा है, लेकिन इतना टाइम मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए। तीनों जगह हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो सेंटर हो। इसका निस्तारण तो 2 मिनट में बैठे मंत्री और 2 मिनट में हो जाए। तो ये चीज़ें हमारे को बहुत सी देखनी है। एमएसएमई को और आगे आपको बढ़ाना है। आज मैं फिर कह रहा हूँ, कम से कम 2 से 2.5 हज़ार उद्योग बंद हो चुके हैं। और ये कौन से बंद होते हैं? सबसे ज़्यादा मार पड़ती है छोटे उद्योगों में। बड़े उद्योग फिर भी जल जाते हैं, छोटे उद्योग सबसे जल्दी बंद होते हैं, क्योंकि इतनी मारामारी है यहाँ पे। कभी पोल्यूशन की है, कभी इसकी। आज एनजीटी का सारा चक्कर हमारे भिवाड़ी में आ जाता है, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं। एनसीआर में आ गए, उसका बेनिफिट हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी कमियां हमारे को बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ये एमएसएमई जब ही सार्थक हो सकता है जब हमारी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होंगे और सब हमारे को सुविधाएं मिलेगी। तो देखिए आप उद्योग कितनी रफ्तार से आगे जाएगा। मेरे हिसाब से भिवाड़ी में आज 25 से 30 हज़ार में जगह मिल रही है, और आपके आसपास चले जाओ, वहाँ से 1 लाख से 1.5 लाख की रेट हो रही है, और हम पीछे जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। मैं माननीय मंत्री जी से भी कहूँगा कि वो खुद बैठे हैं, स्वयं बैठे हैं, और सारी चीज़ों का एक बार इंडस्ट्री वालों का भी आप मीटिंग ले, जो एक्चुअल इंडस्ट्रियल है उनका भी आप मीटिंग ले। एसोसिएशन में तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन एक एक्चुअल मीटिंग वालों को भी ले, तो उनसे भी आपको अच्छी चीज़ें पता लगेगी क्या है, क्या हो रहा है। यही कहूँगा मैं। यानी अमित जी आप ये कह रहे हैं कि नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ी सुधार की गुंजाइश है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब एक बार फिर से जसवीर जी मैं आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि मैन पावर की बात कर रहे थे अमित जी। माइक ले लीजिए सर। भिवाड़ी की अगर फैक्ट्रियों की बात करें तो स्थानीय युवाओं को पर्याप्त रोजगार ही दे रही हैं, लेकिन श्रमिकों की अगर बात करें तो क्या बाहर के श्रमिकों पर निर्भरता है या फिर स्थानीय श्रमिकों को भी रोजगार मिल रहा है? कम शब्दों में अपनी बात पूरी करिएगा सर। भिवाड़ी के अंदर चाहे स्थानीय हो चाहे बाहर का हो, काम करने वाले को हर को रोज़गार मुहैया है, और जिसने काम नहीं करना उसके रोज़गार राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, यूपी में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। हमारे पास कामगारों की कमी है। अगर काम करने वाले हैं तो आज भी कमी है, हमारे उद्योगों के दरवाजे खुले हुए हैं। दूसरा, मैन पावर की कमी हमेशा एक तो फसल के टाइम में होती है। दूसरा, अब मैन पावर की कमी क्या है, जान पूछ के जो ये आपका दिल्ली से चला, आपका यूपी से चला, हरियाणा से, एकदम जो ये आपका ईरान का युद्ध हुआ, उसके बावजूद जो ये सैलरी का ये पता नहीं किसी के पीछे से है या और है। हालांकि हमारी जो सैलरियां हैं, हम एनसीआर में होने के नाते हमारी सेम सैलरियां, हम जोधपुर की बात नहीं करते, हम अपनी भिवाड़ी की बात करते हैं। अगर 10,000 रुपये सैलरी आपकी हरियाणा में है, क्योंकि हमारे एड ज्वाइन हरियाणा मानेसर ने बावड़ सारे हैं, हमें ना चाह कर भी वो सैलरियाँ देनी पड़ती हैं। हमारी सैलरी की शायद एसडीएम साहब होंगे, एसपी साहब होंगे, हमारी सैलरी हरियाणा के बराबर है आज भी। और फिर भी अगर सरकार इस मसले को हल करने के लिए 1,500 रुपये बढ़ाती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ताकि जल्दी से जल्दी ये उनका जो उग्र रूप है ये बंद हो और हमारी फैक्ट्रियां सुचारू रूप से चलें, उद्योग अपनी तरक्की करें, सरकार हमें साथ दे। और जल्दी से जल्दी मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग इसका निस्तारण करके जो हमने बढ़ाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जसवीर जी आप। और देखिए आपकी समस्या को सरकार के समक्ष हमने रख दिया है, जल्दी आपकी समस्या का संज्ञान लेकर समाधान भी किया जाएगा। मैं जल्दी से आपके पास आते हुए प्रवीण लामा जी, प्रशासन और इंडस्ट्री के बीच तालमेल की कमी के कारण क्या बार बार विवाद और धरने की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या आप मानते हैं इस पर? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बार बार झगड़े की स्थिति, क्योंकि अब जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जो भी भिवाड़ी के जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस तरीके की गतिविधियां हुई है, उनकी सभी की मदर कंपनियां कहीं ना कहीं हरियाणा में हैं। और वो विवाद जो वहाँ से चालू हुआ, क्योंकि उन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे भी हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे भी, लेबर भी एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, इस वजह से ये विवाद यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा है।
तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि भिवाड़ी का पर्टिकुलर, क्योंकि ये एनसीआर का पार्ट है और हरियाणा और राजस्थान कोई केवल सड़क के इधर राजस्थान है, सड़क के उधर हरियाणा है, कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। मैं एक 2-3 विषयों पर हमारे मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो विषय सारे। सबसे पहले विषय जो अभी रिप्स की बात आ रही है मंत्री जी, रिप्स के अंदर हमारे यहाँ जो एक स्टम्प ड्यूटी है, जो भी रिक्को से जो उद्योग अलॉट किए जाते हैं, जो लैंड अलॉट की जाती है, उसके ऊपर सरकार स्टम्प ड्यूटी के अंदर छूट देती है। और वो 5 साल चलाने के बाद यदि किसी भी कारणवश, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि भाई कई बार परिस्थितियां भी होती हैं, उद्योग को बेच दिया, जब कोई दूसरा उस उद्योग को लेके उसको खरीदता है तब उस समय उसको स्टैंप ड्यूटी नहीं मिलती। भाई हम ये मानते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट में आपका साथी है, आपको कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू भी दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। तो इस पे भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ का एक बार संज्ञान में लें। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे ESI हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ पे करीब 3.25 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं ESI के अंदर, और इतने ही अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉई हैं। उसके बावजूद भी इतना सब कुछ होने के बाद हमारे यहाँ पे 50 बेड का हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हमारे यहाँ टिकते नहीं हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि ये रूरल में है। हम ये चाहते हैं कि इसको रूरल से अर्बन के अंदर प्रमोट कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था हो सके। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जब भी कोई दिक्कत आती है वहाँ पे उनको भेजते हैं, वो उसको उठा के कभी अलवर रेफ़र कर देते हैं, कभी जयपुर रेफ़र कर देते हैं, कभी दिल्ली रेफ़र कर देते हैं। तो ये हमारी जो समस्याएं उद्योगों की, क्योंकि हम समय समय पर इन चीज़ों को संज्ञान में भी लेके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब किस परिस्थितियों में, किस कारणवश ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, तो मेरा निवेदन है मंत्री जी की इस पे थोड़ा सा ध्यान। और मुझे लगता है कि आपका निवेदन मंत्री जी ने स्वीकार भी कर लिया है और सामने ही बैठे हैं, और आपको जानकर ही अच्छा लगेगा कि वो साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। जो आपने समस्या और चुनौतियां बताई, नोट डाउन किया जा रहा है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। एक बार फिर से मैं प्रदीप जी आपके पास आते हुए भिवाड़ी की आबो हवा की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब औद्योगिक क्षेत्र होता है तो प्रदूषण भी बढ़ता है। तो जहरीली होती हवा और क्या भिवाड़ी के लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही है, और जिनकी जिम्मेदारी है क्या वो जिम्मेदारी लेने से बचते हैं? क्या लगता है आपको इस पर? देखो जी, मैंने पहले भी बताया है कि औद्योगिकरण जहाँ बढ़ता है वहाँ पे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, बिल्कुल, और रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ भी बढ़ती हैं, रेवेन्यू भी बढ़ता है, उसके साथ साथ पर्यावरण का 19-20 का फर्क भी होता है। तो आपने बताया कि यहाँ की हवा हमारी इंडस्ट्रीज़ की ख़राब है, उसकी वजह से यहाँ के रेजिडेंट को, यहाँ के जो श्रमिक हैं इंडस्ट्रीज़ के और यहाँ के जो निवासी हैं, उनकी सेहत में भी फ़र्क पड़ रहा है, ये सच है। लेकिन 2020 में मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी को भी बताना चाहता हूँ, 2020 में IIT कानपुर द्वारा एक स्टडी, एक रिसर्च की गई। उस रिसर्च में ये बताया गया, क्योंकि हर बार ब्लेम इंडस्ट्रीज़ पे लगता है कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है। IIT कानपुर ने एक रिसर्च करी 2020 में, उसका रिज़ल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौंकाने वाले रिज़ल्ट हैं वो। उन्होंने बताया कि more than 50% of pollution is due to road dust, more than 50%। उन्होंने बताया लगभग 20% के आसपास ट्रांसपोर्ट। उन्होंने बताया कि 7 से या 10% कुछ और बताया उन्होंने। मतलब ये मान के चलो कि इंडस्ट्रीज की वजह से 10 से 15% पॉल्यूशन हो रहा है। तो IIT कानपुर की जो स्टडी हुई, उन्होंने जो रिजल्ट बताया, उससे प्रशासन, शासन, सरकारें सबको मानना पड़ा, बहुत अच्छी सबको मानना पड़ा। और पॉजिटिविटी आपके शब्दों में नजर आ रही है, लेकिन समय की बाध्यता भी है हमारे लिए, तो मैं चाहूंगी कम शब्दों में अपनी बातें। उन्होंने ये जब रिजल्ट बताया तो जो शासन, प्रशासन या और सरकारें या जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनको सबको चौंका गया, क्योंकि हर बार इंडस्ट्रीज को ही ब्लेम किया गया। इसमें देखो ये सही है कि इस तरह की जब यहाँ हवा खराब होती है, AQI बढ़ता है, तो ये NCR के कारण होने की वजह से ग्रैब की पाबंदी लगती है, AQI बढ़ता है, यहाँ पे जीना बिल्कुल दुश्वार हो जाता है, 400-500 तक AQI चला जाता है, ये सच है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने CPCB, जो सरकार
दिल्ली यानी आप ये कह रहे हैं प्रदूषण पर भी ध्यान दिया दिल्ली जा रहा है। सरकार की वहां की तरफ से गाइडलाइन आए कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज में उस तरह के उपकरण इंस्टॉल किए जाएं, तो इंडस्ट्रीज ने वो उपकरण इंस्टॉल किए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, OCEMS करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किए। और भी जो सरकार, अभी लांबा साहब ने बताया कि हमारे पर बार बार प्रेशर डाला जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन वो सब इंस्ट्रूमेंट हमने लगाए। लेकिन मेरी गुजारिश माननीय मंत्री जी आपसे है कि वो जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोग लगाते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, तो उसमें हमें सब्सिडी, कुछ इंसेंटिव इंडस्ट्रीज को मिले ताकि इंडस्ट्रीज का भी बचाव साथ के साथ होता रहे। एक पॉइंट और। दूसरा, हमारे यहाँ पे जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा वो करा रीको ने, और रीको अपनी जिम्मेदारी समझे कि जितना भी, अभी मानेसर के इंडस्ट्रियल एरिया आप देख के आओ, सबने देख रखा होगा, यहाँ के जो निवासी है जो इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, वहां पे देख के आओ कि रोड के साइड में कितना अच्छा ग्रीन जोन है। भिवाड़ी में क्यों नहीं है? हम पौधे लगाते हैं, टारगेट पूरा करते हैं, लेकिन वो पौधे होते क्यों नहीं है? इसका मतलब प्रशासन भी उतनी जिम्मेदारी निभाए जितना इंडस्ट्रीज निभा रही है। ठीक है, एक छोटा सा सुझाव और है माननीय मंत्री जी, एक छोटा सा सुझाव और है, मैंने आपसे एक छोटा सा सुझाव और है। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, अपनी बात पूरी करेगा। ठीक है एक सर, छोटा ठीक सा सुझाव और है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दो तरह का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और हजार्डियस वेस्ट वाला पॉल्यूशन। हमारे यहाँ डंपिंग यार्ड है, CETP है, CETP को बूस्ट करने के लिए और डोज दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से। CETP को, या नई CETP बनने वाली है उनको सरकार की तरफ से एक एडिशनल पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से वर्किंग कर सके। और जो हमारा डंपिंग यार्ड है उसके लिए कभी नगर परिषद ब्लेम करती है, बीडा को बीडा करती है, इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज करती है, रीको को, ये सारा चक्कर घूमता रहता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कंबाइंड प्लान बनना चाहिए, उसमें रीको भी आए, हाउसिंग बोर्ड भी आए, नगर परिषद भी आए, इंडस्ट्रीज भी आए, एक रीको का मतलब पूरा प्लान बनना चाहिए। उस प्लान को इंप्लीमेंट करके वहां से डिस्पोजल का रास्ता निकालना चाहिए, कंबाइंड प्रोसेस हो, इकट्ठा हो, ताकि ये समस्या से हमें निजात मिल सके। जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एंड पर्सनल टाइम। थैंक यू जोरदार सो मच। तालियां इनके लिए, क्योंकि बहुत खूबसूरती से इन्होंने अपनी बात को रखा है। और साथ ही साथ यही इस मंच की महत्वता भी है कि आप स्वतंत्र होकर अपनी बात इत्मीनान से कह सकते हैं। अमित जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, भिवाड़ी को स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने में आपको लगता है कि बाधाएं हैं, और अगर हैं तो कौन कौन सी बाधाएं आप समझते हैं? बहुत सी बाधाएं हैं भिवाड़ी को इंडस्ट्रियल बनाने के लिए। पहले तो भिवाड़ी को NCR से निकाला जाए, सबसे बड़ी बाधा NCR आ रही है। NCR का नाम तो आ गया, लेकिन हमें कोई 1% भी बेनिफिट NCR का नहीं है, और उल्टा जो नियम लागू दिल्ली में होते हैं वो लागू हमारे पे ठोप दिए जाते हैं। आज पर्यावरण की बात हम कर रहे हैं, पर्यावरण आज भिवाड़ी के अंदर आप देखोगे ऊपर से आदेश आते हैं हर डिपार्टमेंट में, नगर परिषद में, रीको में, हाउसिंग बोर्ड में, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, कि भाई इतने पौधे लगाने हैं। लग जाते हैं जी, पेपर में लग जाए या सड़क पे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाते हैं। लेकिन हर साल लाखों पौधे लग रहे हैं। मुझे आज 10-15 साल हो गए, हर साल लाखों पौधे लगते हैं, तो यहाँ तो वन हो जाना चाहिए। लेकिन आप जाके कहीं भी देख लो, एक भी पौधा पनपता नहीं है। क्यों? टारगेट पूरा होना है, टारगेट पूरा हो गया जी, पेपर में चले गए, बात खत्म। देखेगा कौन उनको? देखने की दिक्कत यही है क्योंकि हर डिपार्टमेंट में मैन पावर शॉर्ट है। और अगर आपको स्मार्ट सिटी बनाना है नोएडा की तर्ज पे, तो आपको मैन पावर यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप मैन पावर दोगे, उनकी जिम्मेदारी दोगे। आज क्या है, नगर परिषद में जाते हैं, बोले जी वो तो रिको की एरिया है, रिको जाते हो तो बीडा देख रही है जी, बीडा में जाते हो तो PWD की है। क्या है ये? और अभी बीच में सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सुझाव भी आया था कि भिवाड़ी को BDA कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या डिले हो रहा है कि भी सारी संस्थाओं को एक कर देंगे। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी अगर करना है तो अपने को सबसे बड़ा स्टेप यही लेना पड़ेगा कि जितने भी ये डिपार्टमेंट, चाहे रिको हो, चाहे बीडा हो, चाहे नगर परिषद हो, उन सबको एक कर दिया जाए। एक में शायद मेरे हिसाब से BDA के हिसाब से जा भी रही है ये, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जल्द से जल्द आप पारित करें, क्योंकि कई योजनाएं तो इसकी वजह से भी अटकी हुई है कि भाई ये होने वाला है जी, ये होने वाला है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम यही सुनते हैं कहीं होने वाला है। दूसरी मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट, जो हमारे अभी पटेल साहब ने कहा कि IIT कानपुर की स्टडी हुई थी। IIT कानपुर की स्टडी, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मेरी एक फर्नेस है
और हमारी फर्नेस में धुआं बहुत दिखता है। वो धुआं दिखते ही कहते हैं कि ये तो पोल्यूशन है जी। जबकि आपको बता दूं IIT कानपुर की रिपोर्ट के अंदर में हमारी फर्नेस में ही स्टडी हुई थी और उसमें हमारी फर्नेस का नाम है कि भाई इस स्टडी को हमने वॉलंटियर किया था कि भाई आप आइए, हम सबसे ज़्यादा गाज हमारी आती है, आप आइए, आप देखिए। तो इंडस्ट्री को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन फैक्चुअल पे जाना बहुत मुश्किल काम है और फैक्चुअल पे हमें जाना पड़ेगा। दूसरी बात, पर्यावरण अगर हमें सुधारना है, दिल्ली को छोड़ दीजिए, हम भिवाड़ी की बात कर रहे हैं। आज हमारे पास OCEM लग रहा है, कोई इंडस्ट्री में 20 लाख का इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, कोई में 5 लाख का लग रहा है, कोई में 40 लाख का इंस्ट्रूमेंट लग रहा है। आज स्थिति इंडस्ट्रियों की ऐसी नहीं है कि एक एक इन्वेस्टमेंट सरकार कहती है और हमें लगाना पड़ता है। तो मैं सरकार से ये चाहूँगा कि इस पे आप इंसेंटिव भी दे, इस पे आप सब्सिडी भी दे, जिसने लगा लिया है उसको आप शाबाशी भी दे, बुला के प्लेटफॉर्म में शाबाशी भी दे और पर्यावरण के बारे में और सुनिश्चित भी करे। जो पेड़ भी लगा रहे हैं, मैं बार बार ये कहता हूं, उस पेड़ को आप अपनी जिम्मेदारी माने। आने वाले फ्यूचर में इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। पानी को भी ध्यान दे और पेड़ को भी ध्यान दे। मैं इतना ही कहूँगा, स्मार्ट सिटी बनाने में हम सब जितने यहाँ बैठे हैं सारे इच्छुक है और सारे अग्रसर है उस स्मार्ट सिटी बनाने में, लेकिन सरकार की मंशा थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, मैन पावर टाइट होना चाहिए। आप देखिए कैसा हमारा भिवाड़ी में एक से एक प्रभुजन बैठे हुए हैं, भिवाड़ी में एक से एक प्रभुजन बैठे हुए हैं जो एक से एक आइडिया लेके रखते हैं। तो स्मार्ट सिटी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं मंत्री महोदय से यही कहूँगा कि सर थोड़ा सा आप डिपार्टमेंटों में देखें कि जहाँ जहाँ आपको आवश्यकता लगती है कि यहाँ पे मैन पावर कम है, आप मैन पावर दीजिए, उनकी जिम्मेदारियाँ दीजिए, वो देखिए आप स्मार्ट सिटी के लिए हम कितने आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बातचीत आपने की और साथ ही साथ ये सारी समस्याएं सरकार के संज्ञान में आप लाए, क्योंकि सरकार भी यही कहती है और कई बार कैंप भी लगाए जाते हैं कि जो आम लोग हैं वो उसके ज़रिए फीडबैक दे पाएँ, क्योंकि जब फीडबैक सरकार को मिलेगा तो फीडबैक के आधार पर काम भी किया जाएगा। ये भी आप सभी मानते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए। बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं चाहूँगी आप सभी अपना स्थान ग्रहण करिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी चंद्रश्री। थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे जो सांसद हैं माननीय भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने हमें जो पीछे बीते कई सालों से EPC नाम का जो फंड मिलता था भिवाड़ी नगर परिषद होने के नाते, वो जब से माननीय मंत्री जी ने कमान संभाली है, वो EPC नाम का फंड भिवाड़ी। सर माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। एक चीज और गुजारिश करना चाहता हूं माननीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री जी से कि आपका क्षेत्र हमारे अलवर से सटा होने के कारण भरतपुर को एन कैप में शामिल है, आपका अलवर भी, आपका भरतपुर भी। हमारा भिवाड़ी को एन कैप में शामिल करा दे ताकि यहाँ पे एडिशनल फंड दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से हमें मिले, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट भी हो, पॉल्यूशन पे लगाम भी लगे, यहाँ डेवलपमेंट भी हो, निवेश भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े और सुरक्षा और शांति सारी व्यवस्था कायम रहे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।